जय हिंद दोस्तों। आज बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 5 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन का लेवल दोस्तों बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टफ लेवल है। और कहने का मतलब जो है, जिस तरह से एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है उस तरह का लेवल दिया हुआ है। तो आप इसको बढ़िया से देखिएगा, एक बार अच्छी तरह से देखिएगा, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए और एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने की संभावना भी इससे रहता है दोस्तों। और इसका फुल पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसीबी सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों, सेट नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये जीके का यानी समान अध्ययन का अंतिम सेट होगा। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय के निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तांगला दर्रा, बर्निहाल दर्रा, सिपकीला दर्रा और नीति दर्रा। ठीक है, अगर हम तांगला दर्रा की बात करते हैं दोस्तों तो यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। अगर हम बर्निहाल दर्रा की बात करते हैं तो यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सिपकीला दर्रा की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पड़ता है। नीति दर्रा की बात करते हैं तो यह उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है, उत्तराखंड के चमोली जिला में पड़ता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल के परतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को ढूंढना है। कहता है क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान विषुवत रेखा के ऊपर ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है। गलत है दोस्तों, ये जो है मतलब अधिक ना होकर के कम होता है। ठीक है, कम होता है। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, जिसके कारण वहां ओजोन परत की उपस्थिति संभव होता है। ये भी गलत है। आयन मंडल में स्थित कैनली डीबी साइड परत लंबी रेडियो तरंग को परिवर्तित करता है। ये भी गलत है दोस्तों। इसमें जो है लंबी रेडियो तरंग को नहीं बल्कि मध्य रेडियो तरंग को परिवर्तित करता है। ठीक है, मध्यम रेडियो तरंग को परिवर्तित करता है। तो तीनों के तीनों जो है असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता है यह मृदा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निछालन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। यह सही है। ठीक है, इस मृदा में ह्यूमस और नाइट्रोजन की प्रचुरता होता है। ये गलत है दोस्तों। इस मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होता है, ना कि प्रचुरता होता है। यह काजू और चाय जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। ये भी सही है। तो 1 और 3 जो है सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी विश्व की एकमात्र नदी जो है कांगो नदी है। नील नदी का उद्गम अल्बर्ट झील से होता है, जो पूरी तरह से तंजानिया में स्थित है। ये गलत है दोस्तों। नील नदी का उद्गम जो है विक्टोरिया झील से होता है, ना कि अल्बर्ट झील से। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। ये तो गलत हो गया। चाड झील केवल चाड नाइजीरिया के बीच सीमा को साझा करता है। ये भी गलत है। यहाँ पर केवल लगा दिया ना, ये गलत हो गया। ठीक है, ये जो चाड झील है, चाड, नाइजीरिया, कैमरून कैमरून ये सभी के सीमाएं से लगता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल जो है 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बढ़े 5 की ओर। सौरमंडल के ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता कौन सा कथन सत्य है। शुक्र का एक दिन उसके 1 वर्ष की तुलना में अधिक लंबा होता है। ये सही है। सौरमंडल में शुक्र और यूरेनस ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। यह भी सही है। ग्रहों की कक्षीय गति सूर्य की उसकी दूरी बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। ये गलत है दोस्तों। ग्रहों की कक्षीय गति सूर्य की दूरी उसके बढ़ने पर बढ़ नहीं जाती है दोस्तों, घट जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता पश्चिमी घाट, इसमें का कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पश्चिमी घाट
पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी न होकर प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। ये बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, घटती नहीं दोस्तों, बढ़ जाती है। ठीक है। अनाईमुड़ी जो दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। ये भी जो है गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो गया। इसमें कर सकते दोस्तों कि अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है। ये नीलगिरी पहाड़ी पर ना होकर के अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, कैस्पियन सागर की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्मेनिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, कैस्पियन सागर की सीमा जो है आर्मेनिया और उज्बेकिस्तान के साथ नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर बी। कैस्पियन सागर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके साथ जो है कुछ देश सीमा साझा करता है, जैसे में कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, रूस हो जाएगा, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। ये पांच गो जो देश है, ये कैस्पियन सागर की सीमा से साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 8, महासागरीय जल की लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। इसमें कह रहा था, क्या कहता है, कौन सा कथन सत्य है, देखिएगा एक बार। कहता है ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर समुद्र की सतह की लवणता लगातार बढ़ती जाती है। ये जो है गलत है। ठीक है, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। ठीक है, उच्चतम लवणता भूमध्य रेखा पर पाई जाती है क्योंकि वहां बाष्पीकरण की दर सर्वाधिक होता है। ये भी गलत है। हाइलोक्लाइन वह क्षेत्र है जहां गहराई के साथ लवणता में तीव्र परिवर्तन आता है। ये बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल 3 सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में लौह अयस्क के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है। कहता है कौन सा कथन सही है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क मैग्नेटाइट प्रकार का है। ये गलत है दोस्तों। मैग्नेटाइट प्रकार के ना होकर के हेमेटाइट प्रकार का है। ठीक है, हेमेटाइट का है। ठीक है, तो भारत में अधिकांश लौह अयस्क जो है हेमेटाइट का है। ये गलत हो गया। कुद्रेमुख खान कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से अयस्क का निर्यात मंगलोर बंदरगाह से किया जाता है। ये सही है। बैलडीला खान अपनी उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। ये भी सही है। तो केवल एक जो है गलत हो गया, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय पवन और उसके क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता है कौन सा युग्म गलत है। फौन, आल्पस पर्वत, खमसिन, मिस्र, मिस्ट्रल सहारा। ये गलत है दोस्तों। मिस्ट्रल सहारा ना होकर के आल्पस पर्वत होगा। ठीक है, सहारा ना होकर के क्या हो जाएगा, आल्पस पर्वत। यह जो है आल्पस पर्वत से फ्रांस की ओर चलता है। तो 3 नंबर गलत हो गया। चिनूक रॉकी पर्वत, ये भी सही है। तो इस तरह से केवल और केवल 3 यानी ऑप्शन नंबर बी गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान विमीय सूत्र नहीं रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कार्य और ऊर्जा, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ML2T−2 दोनों का है। ठीक है, कार्य का भी और ऊर्जा का भी। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, इन दोनों का विमीय सूत्र ML2T−1 होता है। ठीक है, दोनों का समान होता है। तनाव और पृष्ठीय तनाव दोनों का विमीय सूत्र अलग होता है। अगर हम तनाव की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका विमीय सूत्र MLT−2 होता है। ठीक है, अगर पृष्ठ तनाव की बात करेंगे तो इसका विमीय सूत्र MT−2 होगा। ठीक है, MT−2। और आवेग और संवेग, इसका भी विमीय सूत्र समान होता है, MLT−। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक समान वृत्ताकार गति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता है कौन सा कथन सही है। गति की चाल नियत रहती है। कहता है गति की चाल जो है नियत रहती है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वेग जो है निरंतर बदलता रहता है। ये भी सही है। अच्छा, गति और वेग में आपको मालूम होगा दोस्तों। ठीक है, गति कहते हैं आप जो है मान लीजिए कि 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, कोई साइकिल से चल रहे हैं। ठीक है, आप टेढ़ी मेढ़ी दिशा में चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं।
ठीक है। तो आप 40 और मतलब इसमें जो है डिस्टेंस इसका भी समान है, ये भी 40 किलोमीटर है और ये भी 40 किलोमीटर है, ठीक है। तो गति में क्या होगा कि आप सीधे चले चाहे लांगर चले, ठीक है, अगर 40 के स्पीड से ये भी चल रहे हैं और ये भी चल रहे हैं तो दोनों समान हो जाएगा। लेकिन जैसे इसमें दिशा परिवर्तन होगा, यानी पहले इधर चले उसके बाद नीचे आए फिर इधर चले, ठीक है, दिशा जैसे ही परिवर्तन होगा तो उसे हम वेग को नाम देते हैं, ठीक है। तो उसे क्या होता है वेग, यानी मतलब कि चाल के साथ जो है मतलब दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे वेग, ठीक है। तो वृत्ताकार गति है तो उसमें तो हमेशा जो है दिशा परिवर्तन होते रहेगा, तो ये भी सही है। त्वरण केंद्र की ओर केंद्रक होता है, त्वरण केंद्र की ओर केंद्रक होता है, मतलब केंद्रक नहीं दोस्तों, केंद्र की ओर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी गतिशील पिंड का संवेग अपवर्तित रखते हुए उसका वेग दुगना कर दिया जाए तो पिंड का द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पिंड का द्रव्यमान आधा हो जाएगा, ठीक है, पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कार्य ऊर्जा प्रमेय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों। कहता है किसी कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस पर लगने वाले कुल बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। ये जो है बिल्कुल सत्य है, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय केवल एक समान त्वरण वाले पिंडों के लिए मान्य है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। तो केवल एक और एक सही है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह का संदर्भ में क्या सत्य है, बताइएगा। कहता है इसकी गतिज ऊर्जा जो है हमेशा शून्य होता है, ये गलत है। इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा ऋणात्मक होता है, ये बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जब प्रकाश की एक किरण पानी से हवा में प्रवेश करती है तो वह क्या होगा दोस्तों, अभिलंब से दूर चली जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी और गति तेज होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, जब प्रकाश किरण जो है पानी से हवा में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर और गति तेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मिलान करना है दोस्तों, वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ और कौन सा सिद्धांत या कौन सा खोज किया है उसके बारे में। अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया था 1905 में खोज किया था। इसके लिए जो है 1921 में इसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। नील्स बोर की बात करते हैं दोस्तों, नील्स बोर की बात करते हैं तो यह हाइड्रोजन परमाणु के क्वांटम मॉडल दिया था, हाइड्रोजन परमाणु के क्वांटम मॉडल दिया था। अगर हम रदरफोर्ड की बात करते हैं दोस्तों तो यह नाभिक की खोज किया था, ठीक है, परमाणु के नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड। डी ब्रोगली की बात करें दोस्तों तो यह पदार्थ के तरंग की प्रकृति की खोज किया था, पदार्थ की तरंग की प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, पदार्थ की अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों, इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, ठीक है। कहता पदार्थ के 3 अवस्था अंतराण्विक बलों और अणुओं के तापीय ऊर्जा के बीच संतुलन का परिमाण है, ये बिल्कुल सही है। अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने पर आकर्षण बल बहुत तेजी से बढ़ता है, ये गलत है दोस्तों। जब अणु के बीच की दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल बहुत तेजी से बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा, ठीक है, घटेगा। अंतराण्विक अंतःक्रिया के प्रधानता के क्रम ठोस द्रव और गैस है, ये भी सही है। तो 1 और 3 जो है सही हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है। तो जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो अम्ल वर्षा के लिए दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सही उदाहरण है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के परमाणु के बीच कम से कम द्विबंध या फिर त्रिबंध होना चाहिए, मतलब कम से कम डबल बॉन्ड या फिर जो है ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एल्कीन की बात करते हैं दोस्तों, तो एल्कीन में जो है डबल बॉन्ड होता है, अतः ये तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन में जो है सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के है, ना कि असंतृप्त। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो गया। अच्छा, एल्काइन, एल्काइन में भी जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और बेंजीन में जो है डबल बॉन्ड होता है। तो केवल 2 जो है
संतृप्त है, बाकी 1, 3 और 4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आवर्त सारणी में प्रवृत्तियों के संबंध में नीचे दिए कथनों में कौन सा सही है? सही को चुनना है। कथावर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, बढ़ता नहीं घटता है। ठीक है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, बढ़ती नहीं दोस्तों घटती है। जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता जो है घटेगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, ये भी गलत है। तो केवल और केवल सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 23, मिलान करना है दोस्तों। पीतल, पीतल क्या होगा? तांबा और जस्ता। पीतल में मिश्र धातु तांबा और जस्ता। कांसा, कांसा में तांबा और टीन होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा, क्रोमियम और निकेल। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 29 की ओर। निम्नलिखित पादप रूपांतरणों का विचार कीजिए। विचार करना है। 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं पहले। जीवों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आधारभूत लक्षण है? तो सबसे आधारभूत लक्षण जो है कोशिका की प्रवृत्ति। ठीक है, कोशिका की प्रवृत्ति ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? तो दोनों कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। राइबोसोम की बात करते हैं दोस्तों, तो राइबोसोम ही एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक में, जिसमें जो है प्रोकैरियोटिक में 70 एस प्रकार का, ठीक है, और यूकैरियोटिक में 70 एस और 80 एस दोनों प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में संयोजी ऊतक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, कथा कौन सा कथन सही है। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों को एक साथ बांधते हैं और सहारा देते हैं, ये सही है। रक्त और अस्थि दोनों संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, ये भी सही है। यह ऊतक अंगों के बाहरी और भीतरी सतह को ढकता है, ये गलत है दोस्तों। ऊतक अंग को बाहरी और भीतरी सतह को ढकने का कार्य जो है उपकला ऊतक करता है। ठीक है, कौन करता है? उपकला ऊतक करता है। ठीक है, ना कि संयोजी ऊतक। खासकर संयोजी ऊतक जो है आमतौर पर उपकला ऊतक के नीचे स्थित होता है और उसे सहारा देता है। तो 1 और 2 सत्य हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मिलान करना है दोस्तों। रोग है और रोग के कारक दिया हुआ है। कथा फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव कहते हैं, यह जो है बुचेरिया बैंक्रो फटाई के कारण होता है। ठीक है, हाथी पांव रोग जो होता है बुचेरिया बैंक्रो फटाई के कारण होता है। अमीबता जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। निमोनिया जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा। अब बच गया दोस्तों मलेरिया, ये किससे होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आनुवांशिकता के आणविक आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता है डीएनए की संरचना एक डबल हेलिक्स होती है जो न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है, ये जो है सही है। ठीक है, जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं जो माता पिता से संतान में लक्षण स्थानांतरित होते हैं, यह भी सही है। आरएनए डीएनए के निर्देशों से प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। निम्नलिखित पादप रूपांतरण पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा जो है रूपांतरित तना का उदाहरण है? तो आलू कंद जो है ये रूपांतरित तना का उदाहरण है। अदरक प्रकंद ये भी जो है रूपांतरित तना का उदाहरण है। ठीक है, और एक प्याज सलकंद जो है ये भी रूपांतरित तना का उदाहरण है। अब बच गया दोस्तों गाजर मुसलाजर, ये जो है रूपांतरित तना का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये रूपांतरित तना का उदाहरण नहीं है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों के रूप में कार्य करता है? तो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों के रूप में कार्य करने वाला ग्रंथि अग्नाशय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अग्नाशय जो है मानव शरीर के दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है, इसी के द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं।
मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रंपा विद्रोह 1922-24 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 से 24 में हुआ था। इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी के शोषण के विरुद्ध हुआ था। यह भी सही है। यह विद्रोह अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था और इसमें हथियार का उपयोग नहीं हुआ। ये गलत है, तो राइट आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों। कहता लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। कथन आर में कह रहा है दोस्तों कि 1881 में भारत की पहली नियमित जनगणना शुरू कराई गई थी। ये भी सही है। ठीक है, दोनों को दोनों सही है, लेकिन व्याख्या जो है सही रूप से नहीं कर रहा है। दोनों सही है, व्याख्या सही से नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, लॉर्ड रिपन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके शासन काल में 1882 में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है को समाप्त किया गया था। ठीक है, इसी के शासनकाल में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम बना था। इसी के शासनकाल में 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। ठीक है, तो ये सब याद। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है दोस्तों संथाल विद्रोह, जिसका नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हू ने किया था। बिल्कुल सही है। यह विद्रोह जो है 1855 से 56 में हुआ था। ठीक है, झारखंड में। मुंडा विद्रोह की बात करते हैं, तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था। कब किया था? 1899 से 1900 में। इस विद्रोह को उलगुलान के भी नाम से भी जानता है। ठीक है, इसे उलगुलान विद्रोह भी कर सकते हैं। कोल विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। यह विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। अहोम विद्रोह की बात करते हैं तो दिया हुआ है टीटू मीर, जो कि गलत दिया हुआ है दोस्तों। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था दोस्तों? तो असम में हुआ था। इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। गोमधर कुंवर ने जो है इसका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 32, कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? इसने पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया। ये बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन जो है पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया था। इसने भारत के 3 समूहों ABC में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया था। ये गलत है। ठीक है, इसने एक मजबूत केंद्र और कमजोर राज्य वाली संघीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। ये भी गलत है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। ठीक है, इसने भारत के 3 समूह ABC में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया था। ये सही था। ठीक है, तो केवल 3 गलत है, 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 35 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है दोस्तों। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, और व्यापक सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा पर निषेध लॉर्ड कर्जन, जो कि गलत है दोस्तों। ठीक है, सती प्रथा पर निषेध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल 1828 से लेकर के 1828 से 36 तक था। ठीक है, और ये जो है सती प्रथा पर निषेध हुआ था दोस्तों 1829 में हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में बंगाल में हुआ था। सहायक संधि की बात करते दोस्तों तो मतलब वेलेस्ली के द्वारा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, लखनऊ समझौता 1916 किसके बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुआ था। दोनों को दोनों जो है सत्य है। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच और नरम दल और गरम दल के बीच है। क्वेश्चन नंबर 37, अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1904 में। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुआ था। वीर सावरकर और एक और है दोस्तों उसके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, मिलान करना है। कुछ अधिनियम दिया हुआ है और उसका विशेषता दिया हुआ है। 1909 के अधिनियम से जो है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल
ठीक है, और इसी अधिनियम के जो है मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जानते हैं। पूछा गया दोस्तों, 1909 के अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। 1919 के अधिनियम से, 1919 के अधिनियम को जिसे हम लोग माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, इसके तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से केंद्रों में द्वैध शासन लागू किया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। 1947 के अधिनियम भारत का विभाजन। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों, 1909 के अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं और 1919 के अधिनियम को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कुछ घटनाक्रम दिया हुआ है। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम जो कि 1878 में हुआ था, 1878 में हुआ था, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल जो है 1883 में हुआ था और लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ था और लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये जो हुआ था 1878 से 80 में हुआ था, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। तो आप इसको जो कालानुक्रम में आप बैठा सकते हैं दोस्तों, सब तो मतलब हो गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 की ओर। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है, इसमें क्या करा दोस्तों, कौन सा कथन जो है सही है। कथा प्रार्थना समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, गलत है। ज्योतिबा फूले ना करके आत्माराम पांडुराम ने किया था, आत्माराम पांडुराम ने किया था। स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1867 में। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुराम के द्वारा हुआ था, ये तो गलत हो गया। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और जाति की व्यवस्था का विरोध करना था, सही है। देवबंद आंदोलन एक रूढ़िवादी आंदोलन था जो इस्लामी और शिक्षाओं की शुद्धता पर केंद्रित था, ये भी सही है। अतः 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कथन और कारण दिया हो दोस्तों, देखिएगा। कहता है राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार बनाया था, यह सही है। कारण में कह रहा है दोस्तों कि फ्रांस ने इस सरकार को मान्यता और समर्थन प्रदान किया था, ये गलत है दोस्तों। फ्रांस ने नहीं बल्कि जर्मनी ने। ठीक है, जर्मनी ने, एक है जर्मनी, तुर्की और रूस। ठीक है, जर्मनी और तुर्की, रूस ने जो है मान्यता देने के लिए, समर्थन देने के लिए आश्वासन दिया था, ना कि समर्थन प्रदान कर दिया था। ठीक है, जर्मनी, तुर्की और रूस, यहाँ पर फ्रांस दिया हुआ था जो कि गलत है। तो ए सही हो गया और आर गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता अग्रहार मंदिरों को दान में दिया गया करमुक्त भूमि है, ये गलत है दोस्तों। मंदिरों को दान में नहीं दोस्तों, ब्राह्मणों को दान में दिया गया भूमि को अग्रहार कहते हैं। बिष्टी जबरन श्रम और बेगार को कहते हैं, बिष्टी जबरन श्रम और बेगार को कहते हैं। घटिका पल्लव काल के दौरान उच्च शिक्षा के केंद्र, ये भी सही है। तो 2 और 3 सत्य है, यानी 2 युग्म सत्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा था कितने युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 43, ऋग वैदिक काल में राजनीतिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य को छांटना है। कहता है सभा और समिति जैसी संस्थाएं राजा के शक्ति पर नियंत्रित रखती थी, ये सही है। राजा का पद पूर्णतः वंशानुगत था और उसे हटाने का कोई प्रावधान नहीं था, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ऋग वैदिक काल में राजा का जो पद था आमतौर पर वंशानुगत होता था, लेकिन वह निरंकुश नहीं था। राजा का चुनाव अक्सर कबीले के लोग के द्वारा किया जाता था और यदि राजा अक्षम हो तो कबीले के हित के विरुद्ध कार्य करता तो उसे पद से हटाने का भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ना कि कोई प्रावधान नहीं है, तो गलत था। बाली एक स्वैच्छिक उपहार था जो प्रजा के द्वारा राजा को दिया जाता था, सही है। स्त्री को सभा की बैठक में भाग लेने की अनुमति थी, ये भी सही है। तो केवल और केवल 2 गलत है, यानी बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर मिलान करना है दोस्तों। कुछ दर्शन दिया हुआ और प्रवर्तक दिया हुआ है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है, योगाचार के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ,
लोकायत के प्रवर्तक जो है चारवाक हो जाएगा और वैशेषिक के प्रवर्तक कनाद। ठीक है, शून्यवाद के नागार्जुन, योगाचार के मैत्रेयनाथ, लोकायत के चारवाक और वैशेषिक के कनाद। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, गुप्त काल के प्रशासन के संदर्भ में उपरिक्त शब्द किससे संदर्भित करता है? तो उपरिक्त शब्द जो है प्रांत के राज्यपाल को संदर्भित करता है। ठीक है, उपरिक्त शब्द जो है प्रांत के राज्यपाल को संदर्भित करता है। एक शब्द है दोस्तों महासंधि विग्राहक। महासंधि विग्राहक जो है युद्ध और शांति का मंत्री होता था। एक और शब्द है दोस्तों महादंड नायक। ठीक है, यह जो है मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, कथन और कारण दिया हुआ है, देखिएगा। सातवाहन शासकों ने खुद को ब्राह्मण बताया और वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया, ये सही है। सातवाहन राजाओं ने शक और यवन जैसी विदेशी जनजातियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने से पूरी तरह परहेज किया, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, वैवाहिक संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से परहेज नहीं किया था। ठीक है, तो ए सही था और आर गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मिलान करना है। दीवान ए अर्ज जो है एक सैन्य विभाग था और बलबन ने इसका स्थापना किया था। दीवान ए रिसालत जो है धार्मिक मामले और विदेश मामले के विभाग होता था। दीवान ए इंसा यह जो एक पत्राचार विभाग था। ठीक है, पत्राचार विभाग दीवान ए इंसा। दीवान ए कोही जो एक कृषि विभाग था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है लाया गया था, कृषि विभाग था, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में पटवारी और मुकदम का मुख्य कार्य क्या था? तो पटवारी और मुकदम का मुख्य कार्य ग्राम स्तर पर राजस्व का लेखा जोखा रखना और शांति व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, कथन और कारण दिया हुआ है। मुगल सम्राट अकबर ने दीन इलाही को एक संगठित धर्म के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, ये गलत है दोस्तों। जो दीन इलाही था कोई संगठित धर्म नहीं था। ठीक है, ये कोई संगठित धर्म नहीं था, यह एक आध्यात्मिक नैतिक संहिता था। ठीक है, वह साम्राज्य को बहुलवादी समाज के बीच असमंजस बिठाना चाहता था और सुलह ये कुल नीति का पालन करता था, ये बिल्कुल सही है। तो ए गलत हो गया और आर सही हो गया। ए गलत आर सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, 1565 का प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कुछ राज्यों के संयुक्त गठबंधन तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन संयुक्त गठबंधन में शामिल नहीं था? बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा बरार। ठीक है, अच्छा, तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में हुआ था दोस्तों। इसी युद्ध के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था और तालीकोटा के युद्ध को राजसी तंगड़ी का युद्ध या फिर बनिहट्टी के युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के प्रत्येक अनुशंसा को संसद के पटल पर रखने के लिए बाध्य कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, वित्त आयोग के प्रत्येक अनुशंसा को संसद के पटल पर रखने के लिए बाध्य भारत के राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार किससे आना चाहिए? तो संचित निधि से धन निकासी का प्रावधान जो है भारत के संसद के द्वारा आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, संचित निधि का वर्णन जो है अनुच्छेद 266 के तहत है। ठीक है, संचित निधि अनुच्छेद 266। एक होता है दोस्तों आकस्मिकता निधि, इसका वर्णन जो है संविधान में अनुच्छेद 267 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई? तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसी के तहत जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 54 की ओर। 10वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। कतई से राजीव गांधी सरकार के दौरान 92वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये सही है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी जो है सही है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 55,
भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संसद में निहित है, अनुच्छेद 124 के 1 के तहत। अनुच्छेद 124 में क्या है दोस्तों? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 के 2 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 के 4 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। याद रखना है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 1950 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 56 की ओर। निम्नलिखित में से किससे भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यायिक समीक्षा से। न्यायिक समीक्षा से भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम जो है 50 संसद की समर्थन की आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, मिलान करना है दोस्तों, कुछ उपबंध दिया हुआ है और अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का रीट अधिकार क्षेत्र, सर्वोच्च न्यायालय का रीट अधिकार क्षेत्र जो है अनुच्छेद 32 के तहत में। ठीक है, और सरकार के विरुद्ध दावा जो है अनुच्छेद 300 के तहत में। उच्च न्यायालय के रीट का अधिकार क्षेत्र जो है अनुच्छेद 226 के तहत में, और न्यायिक समीक्षा के अधिकार का स्रोत अनुच्छेद 13 के तहत में। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस देश के प्रारूप पर भारतीय संघ आधारित है? तो भारतीय संघ जो है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, कनाडा के मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में किसके समतुल्य होता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य होता है। संघ लोक सेवा आयोग के समतुल्य होता है। इसको जो है बहुत बार क्रम पूछा गया है दोस्तों, तो आप याद रख सकते हैं। पहला में हो जाएगा राष्ट्रपति, क्रम में अगर बात बोले तो पहला में हो जाएगा राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यों के राज्यपाल, पांचवा में हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति, छठा 5 का 1 में हो जाएगा उप प्रधानमंत्री। ठीक है, छठा में हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, सातवां में हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, 7 का 1 में हो जाएगा भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, 8 में हो जाएगा राजदूत, 9 में हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज। ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 61 की ओर। कुछ अर्थशास्त्री है और कुछ सिद्धांत है, मिलान करना है। डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने दिया था। जेएम किन्स जो है जनरल थ्योरी का सिद्धांत दिया था। मिल्टन फ्रीडमैन मुद्रावाद का सिद्धांत दिया था। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो कीमत का निर्धारण जो है मांग और आपूर्ति के तहत होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण मांग और आपूर्ति के तहत होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के बीच मुख्य अंतर क्या है बताइएगा? तो इसका राइट आंसर होगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए किस सूचकांक का उपयोग करते हैं? तो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। मांग का नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? कहता अन्य कारक समान रहने पर किसी वस्तु का कीमत और उसकी मांग की मात्रा के बीच सीधा संबंध होता है। ठीक है, ये गलत है दोस्तों। कीमत और मांग के जो है संबंध सीधा उल्टा होता है, ना कि सीधा होता है। अगर कीमत घटेगा तो मांग बढ़ जाएगा और कीमत अगर बढ़ेगा तो मांग क्या होगा? घट जाएगा, यानी सीधे उल्टा संबंध होता है। गिफेन वस्तुएं मांग का नियम एक अपवाद है। ये बिल्कुल सही है। गिफेन वस्तुएं जो है इसमें क्या होता है? गिफेन वस्तुएं के अनुसार कि जब मांग बढ़ेगा यानी कीमत बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ जाता है। ये अपवाद में है, तो दोनों को दोनों जो क्या होगा? सत्य हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, केवल 2 सत्य हो गया ना, एक तो गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 66, भारत की पहली विदेश व्यापार नीति कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1992 को। 1 अप्रैल 1992 को। भारत के औद्योगिक लाइसेंसिंग के औपचारिक रूप से किस नीति के तहत काफी हद तक समाप्त कर दिया गया था?
तो इसका राइट आंसर होगा 1991 की औद्योगिक नीति, ऑप्शन नंबर बी, 1991 की औद्योगिक नीति। क्वेश्चन नंबर 68, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी मापने का मुख्य आयाम कितने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3 आयाम है। ठीक है, गरीबी मापने का मुख्य रूप से 3 आयाम है। कौन कौन है? स्वास्थ्य हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और एक जीवन स्तर। जीवन स्तर, ये जो है 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 69, बज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो बज्जी संघ का वर्णन जो है दीघ निकाय में मिलता है, यह एक बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया में होता है, पूर्णिया में। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार में पाइराइट के भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता रोहतास जिले में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में कुल पाइराइट भंडार का लगभग 95% बिहार में स्थित है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? तो गंगा नदी जो है कोसी और मगध से नहीं बहता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, ये सभी से मतलब गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, गंगा नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है और यह जो है बिहार के 12 जिले से होकर जो है प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो 2001 से 2011 के दौरान जो है मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा पश्चिम चंपारण और बक्सर में किया गया है, पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। क्वेश्चन नंबर 75, कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के निम्नलिखित में किन जिलों को लाभ होगा? तो कोसी मेची परियोजना से जो है मतलब अररिया को होगा, पूर्णिया को होगा, कटिहार और किशनगंज। ठीक है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज को लाभ होगा कि कोसी मेची परियोजना से। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार में शहरीकरण के स्तर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य को देखना है दोस्तों। कहता है बिहार में जो है शहरीकरण की दर औसत राष्ट्रीय औसत से जो अधिक है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, बिहार का जो शहरीकरण जो है मात्र 11.3% है, जबकि जो है भारत के यानी राष्ट्रीय औसत शहरीकरण जो है कितना है दोस्तों? 31.2% है। ठीक है, तो ये तो कम है ना कि अधिक है, तो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी बिहार का शहरीकरण जो है राष्ट्रीय औसत शहरीकरण से कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर केवल 11.3% है, सही है, अभी बताए हैं। बिहार के उत्तरी भाग में सबसे अधिक औद्योगिक शहर स्थित है, ये गलत है। उत्तरी भाग नहीं होकर के दक्षिणी भाग होगा। ठीक है, दक्षिणी भाग में सबसे अधिक है। बिहार का सबसे कम शहरीकृत जिला पटना है, ये गलत है दोस्तों, पटना तो सबसे अधिक है। ठीक है, तो सबसे कम में कौन है? तो सबसे कम में होगा समस्तीपुर, समस्तीपुर और एक आ जाएगा दोस्तों बांका। ये दोनों में जो है दोनों जिला में सबसे कम शहरीकृत वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 77, अच्छा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 की ओर, बिहार में पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली अहर पाइन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो अहर पाइन की बात करते हैं तो ये दक्षिणी बिहार में प्रचलित है। ठीक है, अहर पाइन दक्षिणी बिहार में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 78, प्राचीन भारत के विख्यात राजनीतिक बस्कार किसके दरबार में मंत्री पद पर आसीन थे? तो बस्कार जो है अजात शत्रु के दरबार में मंत्री पद पर आसीन थे, अजात शत्रु के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक चला था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। ठीक है, यह जो है पीसी महाल लोविस मॉडल पर आधारित है और गलती होता है, ये जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महाल लोविस मॉडल पर आधारित है। तो इस तरह से याद रखिएगा। अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1961 से लेकर के 1966 तक चला था
और बाकी 66 से 69 जो है अवकाश हो गया था। ठीक है, 66 से 69 अवकाश, उसके बाद आया चतुर्थ जो कि 1900 जो है 69 से लेकर के 1974 तक चला था। ठीक है, और एक पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 4 वर्ष का था, 74 से लेकर के 78 तक चला था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ताना भगत आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत 1914 में हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कहां पड़ता है? झारखंड में। और जतरा भगत का नेतृत्व में, जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था, जतरा भगत के नेतृत्व में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81, फरवरी 2026 को बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल की। इस चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अवामी लीग पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, 13 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार राज्य के लिए कितनी राशि जो है जारी की है? तो बिहार राज्य के लिए 802.40 करोड़ रुपया जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 83, नीति आयोग द्वारा जारी 10 वर्षीय रोड मैप के अनुसार भारत का प्रौद्योगिक सेवा क्षेत्र किस वर्ष तक 750 से 850 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है? इसका राइट आंसर होगा 2035 तक। ठीक है, 2035 तक 750 से 850 अरब डॉलर तक जो है पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व एनीमिया जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? विश्व एनीमिया जागरूकता दिवस जो है 13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 13 फरवरी को। इसका उद्देश्य रोकथाम, मतलब इसमें जो है इसका उद्देश्य जो है एनीमिया का रोकथाम, पहचान और इलाज के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस और विश्व महिला दिवस भी मनाया जाता है। और 14 फरवरी तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, वैलेंटाइन दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 15 फरवरी की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाते हैं। और अगर जो है, अच्छा ये तो हो गया। कुछ और दिवस के नाम देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट में, जैसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। तो याद रखिएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 85 की ओर, मिलान करना है, देखिएगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल हैं। सीबीआई के निदेशक परवीन सूद, जर्मनी के नया चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। ठीक है, एक बार और देखते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल, सीबीआई का निदेशक परवीन सूद, जर्मनी के नया चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत ने कुल 5 पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत और सेशेल्स के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में 9 फरवरी 2026 को चर्चा किए गए ब्लू इकोनॉमी सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्लू इकोनॉमी सहयोग का मुख्य उद्देश्य समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और समुद्री सुरक्षा और मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन विश्व दलहन दिवस 2026 का थीम है? तो विश्व दलहन दिवस 2026 का थीम विश्व की दलहन सादगी और उत्कृष्टता की ओर। ठीक है, और विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? 10 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 10 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस और विश्व महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 89, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में कुल कितने देश की टीमों ने भाग लिया था? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में टोटल जो है 20 देशों की टीम ने भाग लिया था। अतः इसका आयोजन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आयोजन भारत और
श्रीलंका को संयुक्त रूप से दिया गया था, ठीक है, संयुक्त रूप से। इटली ने इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है पहली बार भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 90, किस देश ने 6 से 22 फरवरी 2026 तक विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी की? तो विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी इटली ने किया था, ठीक है, विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी इटली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईफा 2025 समारोह के बारे में असत्य कथन को चयन करना है। कहता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडी को मिला है, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव को मिला है, सही है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए प्रदान किया गया है, ये भी सही है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेत्री का पुरस्कार नितांशी गोयल को लापता लेडी के लिए प्रदान किया गया, ये भी सही है। यानी सभी जो है सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में बामन बास कांकर पंचायत किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? बामन बास कांकर पंचायत जो है राजस्थान की पहली जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। तो कहाँ है दोस्तों? बामन बास कांकर पंचायत जो है राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 93, किस यूरोपीय देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया? इसका राइट आंसर होगा स्पेन, ठीक है। स्पेन सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये सभी पर जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया था, ठीक है। बताइएगा दोस्तों, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश जो है ऑस्ट्रेलिया बना है, फर्स्ट कंट्री। क्वेश्चन नंबर 94, भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर में। हाल ही में चर्चा में रहा संसदीय शब्दावली सार गर्भित प्रस्ताव का क्या अर्थ है? तो सार गर्भित प्रस्ताव का अर्थ एक स्वतंत्र प्रस्ताव जो महत्वपूर्ण विषय पर सदन का निर्णय लेने के लिए पेश किया जाता है, ठीक है, इसे सार गर्भित प्रस्ताव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य थीम क्या है? तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सिविलियन एयरपोर्ट बनेगा? तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सिविलियन एयरपोर्ट सारण जिला में बनेगा, ठीक है, सारण जिला में। क्वेश्चन नंबर 98, भारत ने वर्ष 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस धरोहर को आधिकारिक रूप से नामांकित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सारनाथ वाराणसी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, 18वीं भारत बंद स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों। कथा क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य के क्रम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, यह सही है। सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाले राज्य मिजोरम है। सर्वाधिक मैनग्रोव वृद्धि वाला राज्य पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में प्रसिद्ध त्योहार हेराथ पोस्ते कहाँ मनाया गया? तो हेराथ पोस्ते जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें, ठीक है, एक लाइक करके मुझे भी सपोर्ट करें दोस्तों, थोड़ा मोटिवेट करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।